जी नमस्ते। ये लेक्चर होगा अब्राहम की शिक्षाओं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम की शिक्षाएं, चक्रों की शिक्षाएं और सुपीरियरिज्म, इन सब का कॉमन विचार, इन सब की कॉमन शिक्षाएं, उसके ऊपर ही व्याख्यान होगा। इस व्याख्यान को देने के पीछे कारण क्या है? वैसे तो ये व्याख्यान जो है ना, इसके जो भी मैं से बताऊंगा पहले बता चुका हूं 4 सालों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्से में बता चुका हूं, बट यहां पर दोबारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन लेक्चर में उसको मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि जूम मीट्स के माध्यम से हम अलग अलग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की शिक्षाओं पर आधारित हैं, चक्रों की शिक्षाओं पर आधारित है, सुपीरियरिटी की एक्सरसाइजेस हैं और अब्राहम की शिक्षाओं पर आधारित है। तो मिसमैच ना हो, मतलब एक ही बात चल रही है, एक कॉमन थॉट चल रहा है, एक कॉमन धर्म चल रहा है, एक कॉमन विचारधारा चल रही है, तो वो बात सब लोग को समझ में आ जाए कि वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। उसको धारण करने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस इन जूम मीट के माध्यम से कर रहे हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब्राहम की शिक्षाएं, जिसमें एक तो मुख्य किताब है आस्क एंड इट इज गिवन, उसके अलावा अब्राहम की कई सारे ऑडियोज हैं, 15-15 मिनट के ऑडियो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं और कई कई घंटे वाले भी हैं। तो उनको मुझे जूम मीट में सुनाना है और बीच बीच में कमेंट्री करनी है। लोगों के कुछ प्रश्न उठते हैं तो उनके उत्तर देने हैं, फिर उनसे प्रश्न भी पूछने हैं और उनसे एक्सरसाइजेस भी करवानी है। तो ये अब्राहम की शिक्षाओं पर एक पूरा, मतलब आप समझ लीजिए कि सुपीरियर सोसाइटी एक अलग तरफ, और जितना कंटेंट क्रिएट किया गया है अब तक उतना ही कंटेंट अब्राहम की शिक्षाओं पर एक अलग, ये अलग ही एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है अब्राहम की शिक्षाओं पर। मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट शिक्षाएं जो है ना दुनिया में, मानव जाति के इतिहास में अब तक आ चुकी हैं, वो अब्राहम की शिक्षाएं ही हैं। तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, मैं प्रतिदिन अब्राहम की शिक्षाएं सुनता हूं, पढ़ता हूं, चिंतन करता हूं, धारण करने का प्रयास करता हूं, एक्सरसाइजेस करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अलग क्यों करूं, अकेले अकेले क्यों करूं, सुपीरियर्स के साथ में करूं। तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं, उसमें सबसे पहली बात आपको समझनी है कि हमारी जो विचारधारा है, सुपीरियरिज्म की जो विचारधारा है, और जो विचारधारा अन्य विचारधाराओं, जो अब्राहम की शिक्षाएं हैं, जो चक्रों की शिक्षाएं हैं, जो क्वांटम की शिक्षाएं हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की शिक्षाएं, इनके साथ मिसमैच नहीं करती हैं। वो जो शिक्षा है सुपीरियरिज्म की, उसमें सबसे पहली जो चीज आती है जो आपको समझने की है कि मानव जाति का उद्देश्य क्या है। तो उस पर हमारी जो अवधारणा है वो ये है कि ये चारों तरफ जो भी कुछ नजर आ रहा है ये यूनिवर्स है। ये कपड़ा, ये कमरा, ये मोबाइल फोन, ये माइक, ये मोबाइल का स्टैंड, ये पर्दा, दीवार, ये सड़क, ये पहाड़, ये कुत्ता, ये बिल्ली और सभी मनुष्य, ये सभी यूनिवर्स के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्रेस किए गए एक्सप्रेशंस हैं, यूनिवर्स के भाव हैं, यूनिवर्स की डायमेंशंस है, यूनिवर्स की अभिव्यक्ति है। तो ये जो यूनिवर्स वाला शब्द है इसको मैं इस्तेमाल करता हूं, इसको क्वांटम में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब्राहम में, अब्राहम की शिक्षाओं में इसे नॉन फिजिकल कहा जाता है। तो ये नॉन फिजिकल के फिजिकल एक्सटेंशन है, नॉन फिजिकल के फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग डायमेंशंस में। अब इसके आगे अब्राहम नहीं कहता, लेकिन क्वांटम और सुपीरियरिज्म की शिक्षाएं कहती हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य यूनिवर्स का, नॉन फिजिकल का एक एक्सप्रेशन है, एक फिजिकल एक्सटेंशन है।
वो इस टाइम स्पेस रियलिटी में अपने आप को एक्सप्रेस करने आया है और उस एक्सप्रेस करने के चलते उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो उस एक्सपीरियंस को लेने आया है। ये क्वांटम की शिक्षाएं और सुपीरियरिज्म की शिक्षाएं। तो सभी मनुष्य यूनिवर्स के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्रेस किए गए एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्तियां हैं। तो यूनिवर्स ने हितेश शाक्य का रूप धारण किया, हितेश शाक्य की अभिव्यक्ति, हितेश शाक्य नाम की अभिव्यक्ति दिखाई, एक्सप्रेशन दिया। उस एक्सप्रेशन देने मात्र से हितेश शाक्य की अभिव्यक्ति को खुद ने एक्सपीरियंस किया यूनिवर्स ने, और फिर पवन जूरी या राहुल मेहता या कमल मोंगा, रोहित जुनेजा, देवांग पटेल, त्राई प्रधान, धारिणी, ये भी अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं यूनिवर्स की। उन अभिव्यक्तियों में, उन डायमेंशंस में यूनिवर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करने के चलते एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो बाकी मनुष्यों के द्वारा भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि मैंने देवांग पटेल से बात करके, उससे मिलके, उसकी विचारधारा सुन के, उसके साथ कुछ काम करके, उससे दोस्ती करके, दुश्मनी करके, सब कुछ जो भी कुछ हो सकता है, दो ह्यूमंस के बीच में जो भी कुछ हो सकता है, वो सब करके मैंने यूनिवर्स ने, नॉन फिजिकल ने अपने ही एक एक्सटेंशन को अपने दूसरे एक्सटेंशन के साथ इंटरैक्ट करवाया और एक्सपीरियंस कर लिया। अपने ही एक एक्सटेंशन को एक्सप्रेस किया, अपने दूसरे एक्सटेंशन को एक्सप्रेस किया, इन दोनों एक्सटेंशंस ने इंटरैक्ट करके एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर लिया। क्या समझे? तो यह क्वांटम की शिक्षा है। तो ये यूनिवर्स की जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है उसकी, और अष्टावक्र की गीता की शिक्षाओं के आधार पर चलें तो परमात्मा की, मतलब परमात्मा शब्द यहां पर इस्तेमाल करना काफी लोगों को बुरा लगता है, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया है। अष्टावक्र की गीता के अनुसार यह परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है कि उसने वो नारंगी कुर्ता बन गया, वो अंगूठी बन गया, वो टेबल बन गया, वो कुर्सी बन गया, वो हितेश शाक्य बन गया, वो श्रोता बन गया, वो यूट्यूब चैनल बन गया, वो खुशबू बन गया, वो धुआं बन गया। मतलब ये ऐसा कहना कि परमात्मा की अभिव्यक्तियां, ये सब परमात्मा शब्द इस्तेमाल करना वहां से रेफरेंस से लेकर आया गया है, अष्टावक्र की गीता की शिक्षाओं के आधार पर। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो यूनिवर्स की अभिव्यक्तियां कहता हूं। और अब्राहम इससे नॉन फिजिकल, जो कि एक लार्जर पार्ट है, हितेश शाक्य का जो फिजिकल पार्ट है वो इतना सा है, क्या? हितेश शाक्य का जो फिजिकल पार्ट है वो इतना सा है, बट हितेश शाक्य का जो नॉन फिजिकल पार्ट है वो इससे अनंत गुना बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसका नाप ही नहीं है, क्योंकि नाप यदि उसका हो गया तो वो तो फिजिकल हो जाएगा ना, वो नॉन फिजिकल है। उसको नापना ही बदतमीजी है, उसका आकार की कल्पना करना ही बेईमानी है। आप उसके आकार की कल्पना मत करो, उसकी विराटता कितनी महान है। इस नॉन फिजिकल बीइंग का जो ये एक्सटेंशन है, हितेश शाक्य जो फिजिकल एक्सटेंशन है, इस फिजिकल एक्सटेंशन में अब आके उसे क्या करना है? उसके जीवन में कुछ समस्या आ रही है क्या? उसका निवारण कैसे करना है? क्या इसका निवारण वो नॉन फिजिकल कर सकता है क्या? तो हां, हमें ये जानना है। वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन हाउ लार्ज इट इज, हाउ बिग इट इज। एटलीस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वाई इज इट द वे इट इज। जैसा वो है, परमात्मा की जो ये प्रवृत्ति है अलग अलग अभिव्यक्तियों से अपने आप को व्यक्त करने की, अलग अलग डायमेंशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ये जो प्रवृत्ति ऐसी क्यों है? ये रुचि मेरे को कभी हुई नहीं। यदि आपको ये रुचि है तो उस रुचि का जो उत्तर है मेरे पास आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके लिए दुनिया पड़ी है, इंटरनेट पड़ा है, पुस्तकालय पड़ा है, और आपका खुद का ब्रेन पड़ा है, आपका खुद का मौलिक चिंतन है, वो आप जाके कर लीजिए। आई डू नॉट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कैसा क्यों है, बट कैसा है वो मैं समझता हूं। फिर उसका आगे क्या करना है वो मुझे समझना है। तो अब्राहम ऐसा कहता है कि जो नॉन फिजिकल है, और क्वांटम भी यही कह रहा है कि वो जो नॉन फिजिकल है
वो वाइब्रेटरी है। तो वो वाइब्रेशन ने जब ये फिजिकल फॉर्म धारण किया, तो उस वाइब्रेशन को अब ये फिजिकल जो फॉर्म है ना, ये कैसे समझता है, इसको समझ में कैसे आती है वो चीजें, उसको वाइब्रेशन के फॉर्म में नजर आती हैं। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इमोशन होता है, भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। और यहां पर काम करता है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हितेश शाक्य आकर्षण के सिद्धांत में मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हितेश शाक्य 101% आकर्षण के सिद्धांत में मानते हैं, बट प्रश्न ये उठता है कि क्या आप आकर्षण के सिद्धांत के बारे में जानते हैं? तो मेरा ऐसा आपको कहना है कि आप आकर्षण के सिद्धांत के बारे में नहीं जानते। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में आपको ठीक से समझ में तभी आएगा जब आप अब्राहम की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अभ्यास करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे उसको। सेल्फ आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि जय कृष्णमूर्ति मानता था कि नहीं मानता था, ओशो मानता था कि नहीं मानता था, संदीप माहेश्वरी मानता था कि नहीं मानता था, है ये सदगुरु मानता है कि नहीं मानता, गीता मानती कि नहीं मानती, इस्लाम मानता है कि नहीं मानता, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। हितेश शाक्य आकर्षण के सिद्धांत में मानता है, मैं तो ये जानता हूं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। यदि आपको भी इससे मतलब है तो आप इस लेक्चर को आगे सुनो और इससे संबंधित जो भी जूम मीटिंग्स होंगी अब्राहम की शिक्षाओं पर, आप उसमें आकर पार्टिसिपेट करो और टीचिंग्स को आप आगे पढ़ो और वो एक्सरसाइजेस कीजिए जो अब्राहम की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो क्वांटम की शिक्षाओं पर आधारित हैं। ठीक है, तो अब्राहम की शिक्षाएं ऐसी कह रही हैं कि जो नॉन फिजिकल है उसने उसकी ये डिजायर थी, उसकी ये इंटेंशन थी, डिजायर, इंटेंशन, उसकी ये इच्छा थी, उसकी ये चाह थी, चाहत, इच्छा, डिजायर सबसे कोर प्रवृत्ति है उस नॉन फिजिकल की। और वो नॉन फिजिकल इस मानव जीवन में क्या करने आया है? चाहते करने आया है, डिजायर करने आया है, इंटेंशंस प्रकट करने आया है। उस इंटेंशन के पीछे एक होता है भाव, एक वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को एमिट करने आया है। तो कैसे कहता है अब्राहम की शिक्षाओं में, क्या कहते हैं कि जब भी कुछ मैंने पहना, इसने मेरे शरीर को छुआ, कुछ खाया मैंने, किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, मैंने कुछ देखा अच्छा लगा या बुरा लगा, न्यूट्रल लगा या जैसा भी लगा, वो सब कुछ क्या है कि वाइब्रेशनल इंटरप्रिटेशन है। जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाइब्रेशनल इंटरप्रिटेशन है। कौन से वाइब्रेशनल इंटरप्रिटेशन है? जिस वाइब्रेशन को उसने छोड़ा। और वाइब्रेशन को कैसे छोड़ते हैं? फीलिंग के आधार पर छोड़ते हैं। और फीलिंग कौन सी होती है, इमोशंस कौन से होते हैं? 22 प्रकार के इमोशंस बता रखे हैं। आस्क एंड इट इज गिवन किताब जो है उसको आप फिजिकली ऑर्डर कर लें तो बेस्ट होगा। नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप कहीं से डाउनलोड कर लेना। तो उसमें पेज नंबर 114 पर 22 इमोशंस बता रखे हैं। तो 22 इमोशंस में से सबसे जो आखिरी में इमोशन है ना, वो फियर का है, एंजाइटी का है, इनसिक्योरिटी का है, स्ट्रेस का है। और सबसे जो टॉप का इमोशन है ना, वो एप्रिसिएशन का है, ग्रैटिट्यूड का है, लव का है, नॉलेज का है। तो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे महीने में, अपने पूरे हफ्ते में, पूरे साल में सभी जो मनुष्य होते हैं ना, वो इनमें से कोई तो प्रकार का इमोशन प्रैक्टिस करते रहते हैं। अधिकतर मनुष्य कोई एक विशेष प्रकार का इमोशन ऊपर से लेकर नीचे तक प्रैक्टिस करते रहते हैं।
तो उस इमोशन के आधार पर उनकी जो वाइब्रेशन है वो निर्धारित होती है। उस वाइब्रेशन के आधार पर यह निर्धारित होता है कि उनके जीवन में कैसे लोग आएंगे, कैसे अनुभव आएंगे, कैसा पैसा आएगा, कैसे रिश्ते आएंगे, कैसी हेल्थ आएगी। तो कोई भी एक इमोशन यदि पकड़ते हैं ना, उसको इंसान यदि जीता है ना, मतलब उसको बार बार अपने दिमाग में घुमाता है ना, तो उससे बेसिकली उसकी वाइब्रेशनल प्रैक्टिस होती है। वो वाइब्रेशन बेसिकली उसके दिमाग में जाके न्यूरॉन बनाती है, उस प्रकार के न्यूरॉन्स को क्रिएट करती है, उस प्रकार के न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करती है, उस प्रकार का एक न्यूरल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। उस न्यूरल स्ट्रक्चर के आधार पर, अब ये बात मैं क्वांटम में और न्यूरोप्लास्टिसिटी में घुस गया हूं, ये सारी बातें अब्राहम नहीं कहता है, मिक्स कर रहा हूं मैं यहां पर। अब्राहम कभी न्यूरॉन्स वगैरह में नहीं जाता। तो जिस प्रकार के इमोशंस में आदमी रहता है ना, जिस प्रकार के भावों में आदमी रहता है ना, उस प्रकार के न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस उसके दिमाग में धीरे धीरे बनते रहते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावनाओं को वो बार बार अभ्यास करता रहता है, बार बार सोचता रहता है, बार बार याद करता रहता है उसी आवाज को, उन्हीं वाक्यों को बार बार याद करता रहता है जो कभी किसी ने उसे कहे थे, अच्छे कहे थे या बुरे कहे थे। यदि वो अच्छे वाक्य कहे थे तो बार बार उसी अच्छे वाक्यों को सुन सुनकर वो एक अच्छी वाइब्रेशन को प्रैक्टिस कर रहा है अपने पूरे शरीर में और अपने पूरे मस्तिष्क में और अपने मन में। इसी प्रकार से किसी ने उसको बुरे वाक्य कहे थे तो उस बुरे वाक्य को, उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे ब्रेन के अंदर बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। और जो बात जो डिस्पेंजा कहता है वही बात अब्राहम भी कहता है। जो डिस्पेंजा कहता है कि योर होल बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जब आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं सिर्फ आपका दिमाग सोच रहा है, आपकी पूरी बॉडी सोच रही है। जब आप फील कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका दिमाग फील कर रहा है, लिम्बिक ब्रेन फील कर रहा है, पूरा का पूरा बॉडी फील कर रही है उस चीज को। और अब्राहम भी ये कहता है दिमाग से मत सोचो, आपकी पूरी बॉडी से सोचो, और सोचो भी मत, ये सोचो, ये देखो कि आप फील क्या कर रहे हो। जो आप फील कर रहे हो, आकर्षण का सिद्धांत उसी फीलिंग को बढ़ा देता है, और उसी फीलिंग को बढ़ाने वाली घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। इस बात को यदि न्यूरोप्लास्टिकली समझना है तो जो फीलिंग आपके दिमाग में और आपके बॉडी के अंदर आप बार बार दौड़ा रहे हैं, उसी प्रकार के न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस आपके बार बार बन रहे हैं, और उसी प्रकार के आपके विचार हो जा रहे हैं। आपका ब्रेन, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ऑफ ब्रेन, जिस प्रकार का विचार इंसान रख लेता है, उसी प्रकार के समान विचारों को देखने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। क्योंकि इस पूरे विश्व में, इस पूरे कमरे में, आपकी पूरी दुनिया में, पूरी सड़क पर, पूरे रोड पर, पूरे टीवी में, पूरे स्मार्टफोन पर, पूरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारी करोड़ों प्रकार की इंफॉर्मेशन फैली हुई हैं, करोड़ों प्रकार के विचार रखे हुए हैं। आप उनमें से कौन सा विचार उठाने वाले हो, यह इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन से विचार लेके चलते हो अपने दिमाग में सुबह से लेके शाम तक। वो विचार सकारात्मक है कि नकारात्मक है, स्केर्सिटी के हैं कि अबंडेंस के हैं, फियर के हैं, ये ग्रीड के हैं कि पैशन के हैं, कि एंथुजियाज्म के हैं, कि लव के हैं, कि हेटरेड के हैं, कि एप्रिसिएशन के, कि ग्रेटिट्यूड के हैं, उस पर निर्धारित होता है कि आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ऑफ ब्रेन है ना, वो और कौन से विचारों को आपके ब्रेन तक लेकर आएगा, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देगा। वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सड़क पर, पूरे अखबार में, पूरे यूट्यूब में, पूरे सोशल मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैली हुई है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन को पिक करेगा, उसके अनुसार आपके पास और उसी समान विचारों का जंजाल बनता चला जाएगा, समान फीलिंग्स का, समान इमोशंस का जंजाल बनता चला जाएगा। और उसके आधार पर निर्भर करेगा कि आपके कृत्य कैसे होंगे, आपके कर्म कैसे होंगे, आपकी विचारधारा कैसी होगी। और फिर उस पर निर्भर करेगा कि कैसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, कितना पैसा आपकी जिंदगी में आएगा, कैसी हेल्थ आपकी जिंदगी में आएगी, आप कैसी जगहों पर जाएंगे, किस प्रकार का काम आप करेंगे। तो क्वांटम की दृष्टि से अगर इसी बात को समझें तो इसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ अवेयर, सेल्फ इवॉल्विंग मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्स। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मतलब ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कहां है, जो सुन रहा है जो व्यक्ति और जो बोल रहा है ये व्यक्ति, ये यूनिवर्स है।
इस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स अपने आप को एक्सपैंड करे जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करे जा रहा है अलग अलग डायमेंशंस में, और फिर देख रहा है कि कहां पर रुक जा रहा है। जहां पर रुक जा रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, खुद को देखता है ये बार बार। हितेश शाक्य खुद को भी देखता है, और हितेश शाक्य सुनने वाला जो है ना, जो लेक्चर सुन रहा है, उसको भी देख रहा है, और देख रहा है कि उसको इस ज्ञान की जरूरत है जो हितेश शाक्य यहां पर दे रहा है, इसलिए हितेश शाक्य उसको दे रहा है, क्योंकि हितेश शाक्य ने देखा कि समाज में इस ज्ञान की कमी है। हितेश शाक्य ने समाज को देखा, मतलब कि यूनिवर्स ने यूनिवर्स को देखा, मतलब कि यूनिवर्स ने सेल्फ को देखा, यूनिवर्स ने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। क्यों सेल्फ रिफ्लेक्ट किया? क्योंकि वह स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं के प्रति वो उसकी अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयर यूनिवर्स है ये। जब एक शिक्षक एक सुपीरियर को ज्ञान दे रहा है, तो वो यूनिवर्स ही यूनिवर्स को क्या कर रहा है? सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर, सेल्फ अवेयर होकर, सेल्फ इवोल्व करने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज वो देख रहा है कि मानवता का एक हिस्सा मानवता का एक हिस्सा देख रहा है कि मानवता के अन्य हिस्से इवोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको इवोल्व करने के लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ एक्सरसाइजेस करवा रहा है जूम के माध्यम से। क्योंकि यूनिवर्स जब अलग अलग अभिव्यक्तियों में जाता है ना, यूनिक अभिव्यक्तियों में जाता है ना, तो कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, पेरेंटिंग की वजह से आ जाते हैं, चाइल्डहुड की वजह से आ जाते हैं। चाइल्डहुड की वजह से जब आ जाते हैं ना, तो वहां पर इनर चाइल्ड हीलिंग की एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। तो जूम के माध्यम से हम इनर चाइल्ड हीलिंग की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। पब्लिक फियर आ जाता है, तो पब्लिक फियर के लिए लोगों से चुनाव लड़वाना भी एक चक्र एक्सरसाइज है, चक्रों की एक्सरसाइज भी आ गई है। तो यूनिवर्स बेसिकली जब अलग अलग अभिव्यक्तियां लेता है, तो अपने आप को फुल एक्सप्रेस करने के बीच में, मार्ग में उसको बहुत सारे ब्लॉकेजेस मिलते हैं, अखबार की वजह से, सरकार की वजह से, एजुकेशन की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से। इसीलिए गीता के चौथे पाठ 7वें श्लोक के अंदर लिखा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्म सज्जाम्यम। 8वें श्लोक में लिखा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आऊंगा, कौन आएगा? अरे वो कैरेक्टर आएगा। यूनिवर्स खुद ही बेसिकली वो एक कैरेक्टर का निर्माण करेगा, जो बाकी सारे मानवता को, बाकी सारे मानवों को जाकर ये बताएगा। क्या बताएगा? ये इनर चाइल्ड हीलिंग की एक्सरसाइज बताएगा, अब्राहम की शिक्षाएं बताएगा, क्वांटम की शिक्षाएं बताएगा, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में बताएगा, चक्रों के बारे में बताएगा, चक्र एक्सरसाइजेस के बारे में बताएगा, उनसे टाइमलाइन लिखवाएगा, उनसे इलेक्शन लड़वाएगा। राइट टू रिकॉल भी इसी का पार्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य का ही पार्ट है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम का ही पार्ट है राइट टू रिकॉल। भाई साहब, राइट टू रिकॉल यूनिवर्स का एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ अवेयर, सेल्फ इवॉल्विंग मैकेनिज्म है। इनफैक्ट एक और शब्द इसमें जोड़ देना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ अवेयर, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्स, सेल्फ डिफेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्स है राइट टू रिकॉल। क्योंकि राइट टू रिकॉल यूनिवर्स का एक टुकड़ा है जिसने देखा कि यूनिवर्स के जो अन्य अभिव्यक्तियां हैं वो ठीक से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति मतलब देशी गाय का घी खाना चाहता है, उसको देशी गाय का घी नहीं मिल पा रहा है, उसको डाल्टा का घी मिल रहा है। जो बटर खाना चाहता है उसको तो न्यूट्रलाइट मिल रहा है, नकली बटर मिल रहा है। जो मूंगफली का तेल खाना चाहता है उसको पाम ऑयल का तेल मिल रहा है। ट्रैफिक के अंदर ठीक से गुजरना चाहता है, ट्रैफिक के अंदर कोई आदमी ठीक से गुजरना चाहता है ना, तो ये यूनिवर्स की इच्छा है कि वो बढ़िया से इंजॉय करे। यूनिवर्स फुल इंजॉय करने के मूड में रहता है हमेशा। लेकिन यूनिवर्स जब देखता है ना कि ट्रैफिक की स्थिति खराब है, तो यूनिवर्स खुद राइट टू रिकॉल बना लेता है। राइट टू रिकॉल बेसिकली सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है यूनिवर्स का। कौन से वाले यूनिवर्स का? सेल्फ अवेयर, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ डिफेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्स, वो राइट टू रिकॉल है। तो राइट टू रिकॉल बोलता है, किससे बोलता है? अपने नागरिकों से बोलता है। यहां पे नागरिक कौन है? यूनिवर्स की अभिव्यक्तियां हैं कि नागरिकों जाओ पीएम को। पीएम कौन है? पीएम भी यूनिवर्स की अभिव्यक्ति है, सीएम भी यूनिवर्स की अभिव्यक्ति है। तो यूनिवर्स ही यूनिवर्स की अभिव्यक्तियों को जाके ऐसा बोल रहा है कि अन्य अभिव्यक्तियों को जाके ऐसा बोलो, ताकि यूनिवर्स की जो बाकी समस्त अभिव्यक्तियां हैं
वो लीस्ट रेसिस्टेंस में काम कर सके, सबको बढ़िया खाने को मिले, सबको बढ़िया पीने को मिले, सबको बढ़िया सोने को मिले, सबको बढ़िया घूमने को मिले, सबको अच्छा सुनने को मिले, सबको अच्छा गाने को मिले, सबको प्रेम करने को मिले, सबको सोचने को मिले, सबको क्रिएटिविटी लगाने को मिले, यूनिवर्स की तमाम अभिव्यक्तियों को अपने फुल फोर्स के ऊपर एक्सप्रेस करने को मिले, अभिव्यक्त करने को मिले। भाई साहब ठीक है, इसमें एक और से अचानक से कॉन्सेप्ट याद आ गया। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है इसके अंदर, एक कॉन्सेप्ट याद आ गया। शिवा का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो वही बात है। शिवा का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भाषा में समझ लो तो शिवा कर रहा है ये सब। अष्टावक्र की भाषा में सुन लो तो परमात्मा कर रहा है ये सब। अब्राहम की भाषा में कर लो तो नॉन फिजिकल कर रहा है ये सब। क्वांटम की भाषा में कर लो तो क्वांटम पॉसिबिलिटीज कर रही है ये सब। यूनिवर्स कर रहा है ये सब। क्या कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट मार रहा है, फिर एक्सपैंड मार रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट मार रहा है, फिर एक्सपैंड। ये वेव वाइब्रेटरी नेचर है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। वेदों के अनुसार प्रलय आती है, फिर महाप्रलय आती है, फिर दोबारा से सृष्टि का उत्थान होता है। पहले तो परमात्मा बनाता है मनुष्यों को, फिर मनुष्य गंदे हैं ना, इसलिए फिर वो मैथुनी सृष्टि की शुरुआत करते हैं, फिर उससे दोबारा मानवता आगे बढ़ती है, फिर महाप्रलय आती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब एक्सपैंड करता है यूनिवर्स, तो उसको रेसिस्टेंस चाहिए होता है। रेसिस्टेंस के बिना तो मैं बोल नहीं सकता। रेसिस्टेंस के बिना ये बात आप तक पहुंच नहीं सकती। रेसिस्टेंस है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का रेसिस्टेंस है ना, तभी तो करंट यहां से वहां तक जा रहा है ना, तभी तो इंफॉर्मेशन जा रही है ना, वो इंटरनेट पर वो बाइट जा रही है ना, वो बिट्स जा रही है ना। यहां पर वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स में कुछ टाइट पैकिंग है ना, उनसे कुछ टकरा रही है ना, मतलब जो प्राण है, जो लाइफ फोर्स है, वो टकरा रहा है ना, और उसको वाइब्रेट कर रहा है ना एक सर्टेन फैशन में, तभी तो ये आवाज निकल रही है ना और आप तक पहुंच रही है ना। आपके कानों के अंदर भी वो कान का पर्दा है ना, उसको हटा लेंगे तो रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस के माध्यम से ही बेसिकली यूनिवर्स अपने आप को एक्सपैंड करता है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि एज यूनिवर्स एक्सपांड्स, रेसिस्टेंस ऑल्सो शुड रिलीज। रेसिस्टेंस रिलीज होता चले जाना चाहिए जैसे जैसे एक्सपैंड होता। यदि रेसिस्टेंस रिलीज नहीं होता तो यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो सकता, और रेसिस्टेंस यदि हो ही ना तो यूनिवर्स एक्सपैंड होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। तो रेसिस्टेंस हैज टू बी देयर, बट दैट रेसिस्टेंस हैज टू बी रिलीज्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दैट यूनिवर्स। यदि यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा तो रेसिस्टेंस रिलीज होगा, और रेसिस्टेंस रिलीज होगा तो यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, चक्र खुलेंगे चक्रों की भाषा में। कहा समझे बबुआ? तो ये जूम मीटिंग के माध्यम से, या यदि आप हितेश आके से पर्सनली टच में रहते हैं, हितेश आके स्वयं यदि आपको फोन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने ये लेक्चर देखा, तो फिर आपको बताना है कि हां देखा, और आपके जीवन में इस प्रकार से आप रेसिस्टेंस रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे आने वाली जूम मीट्स में हम इस प्रकार की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। 30 मिनट का लेक्चर हो गया है, आपने 30 मिनट तक देखा। नमस्ते।